चैप्टर 98। तान्या को वहां से निकालो। सीडी अपने हाथों में आने के बाद सारांश को थोड़ा चैन मिला। न जाने उसने कितने पापड़ बेले थे इस सीडी को आशीष गुप्ता से वापस लेने में, पर हाँ, वो ये जानता था कि उसके सारे एफर्ट एक मकसद के लिए हो रहे हैं, एक ऐसा मकसद जो उसके जीने का मकसद था, आशीष गुप्ता को नीचा दिखाना, उसे तबाह कर देना। और वो जानता था कि ये मिशन जितना उसके लिए इंपॉर्टेंट था, उससे कई ज्यादा तान्या के लिए। फिर उसने किसी तरह से खड़े होने की कोशिश की और खड़े होने के बाद उसे अपने मुंह में कुछ अजीब सा टेस्ट आने लगा। ये खून उसके मसूड़ों से आ रहा था क्योंकि उसने गुस्से में अपने दांत कुछ ज्यादा ही पीस लिए थे। सारांश ने फिर भी एक लंबी सांस ली और फिर आशीष गुप्ता को जाते हुए देखा और उसे रियलाइज हुआ कि वक्त बहुत कम बचा है और वो उठकर वहां से जल्दी से भागा। चाहे कुछ भी हो जाए, रजिस्ट्रेशन पैनल बंद होने से पहले उसे अपना सॉफ्टवेयर रजिस्टर करवाना ही था। अगर रजिस्ट्रेशन डेस्क बंद हो जाती तो शायद बदला लेने का एक मौका बंद हो जाता। वो सोच रहा था कि प्रखर किस हाल में होगा, कहाँ होगा, क्या उसे आदित्य मिल पाया होगा। प्रखर के साथ चीजें बेहतर थी, उसके साथ उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं था जितना सारांश ने फेस किया था। मुश्किल समय में दिमाग बहुत तेज चलता है ना? उसी तरह प्रखर का भी दिमाग तेजी से चल रहा था और उसने अपने सीनियर यानी कि राजीव को डायरेक्टली फोन करके आदित्य का नंबर मांगा। ऐसा शायद पहली बार था जब प्रखर खुद से आदित्य से बात करना चाह रहा हो, वरना अभी तक अगर आदित्य की परछाई भी उसे नजर आती थी तो वो अपना रास्ता बदल लेता था। इस बात में कोई डाउट नहीं कि वो आदित्य से नफरत करता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि सिचुएशन से तान्या, सारांश और उसे अगर कोई बाहर निकाल सकता है और उनकी मदद कर सकता है तो वो है आदित्य ओबरॉय। उसका कॉल आते ही आदित्य ने उसी वक्त किसी को भेजकर प्रखर को अपने पास बुलवा लिया। वो जानता था कि अगर प्रखर उसके पास आया है यानी जरूर कुछ इंपॉर्टेंट बात है। प्रखर स्पर्श के साथ उस रूम में आ गया जहां आदित्य उसका वेट कर रहा था। ये पहली बार था जब प्रखर और आदित्य का सामना एक दूसरे से हुआ था। अब तक आदित्य को सिर्फ अंदाजा था कि प्रखर तान्या का भाई है, लेकिन वो कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। वो आराम से एक सोफे पर बैठा था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे। हालांकि वो जानता था प्रखर तान्या का भाई है, पर उसने उसके साथ बिल्कुल भी अलग बिहेव नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने जो इंसान खड़ा है वो या तो उसका कोई एम्प्लॉय है या फिर कोई अजनबी। प्रखर को थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी क्योंकि उस दिन हॉस्पिटल में उसने और उसकी बहन ने आदित्य के ऑफर किए हुए चेक को लेने से साफ इनकार कर दिया था। इनफैक्ट तान्या ने तो वो चेक फाड़ दिया था। उसे लगा अगर आदित्य ने वो बात दिल पर ले ली हो तो शायद वो उसकी मदद से इनकार कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो। वहां खड़े होकर प्रखर ने शक की निगाहों से आदित्य को देखा। उसे शक हो रहा था इस बात का कि कहीं आदित्य उनकी मदद करने से मना तो नहीं कर देगा। उसकी बहन आदित्य से मदद मांगने शायद कभी नहीं आती और ऐसा कभी हुआ भी नहीं शायद। तो हो सकता है उसने अपनी हद पार कर ली थी, या शायद उसके उस दिन के बिहेवियर का आदित्य को बुरा लगा हो। आफ्टर ऑल उनका डिवोर्स हो चुका था और उनकी मदद करने की आदित्य ने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई थी, ना ही
इस बारे में कभी कोई पहल की थी, और ये उसकी महानता थी कि बाकी लोगों की तरह वो उन लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी कर रहा था। पर इन सब के लिए अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। तभी आदित्य ने उससे पूछा, बोलो, ऐसा भी क्या इंपॉर्टेंट था जो तुम्हें राजीव के थ्रू मेरे पास आने की जरूरत पड़ी? प्रखर ने धीरे से उसे जवाब दिया, मिस्टर ओबरॉय, मैं जानता हूं कि मुझे आपको इस तरह शायद डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, पर आई थिंक आप ही हैं जो इस वक्त मेरी बहन की मदद कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आदित्य ये बात सुनकर हैरान रह गया और कहा, तान्या, क्या हुआ उसे? आशीष गुप्ता और उसकी फैमिली ने मिलकर मेरी बहन को उन पर गलत इल्ज़ाम लगाने के लिए जेल भेज दिया है और वो अभी पुलिस स्टेशन में है। पर सर, मेरी बहन को आज बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए हमें उसे इस वक्त वहाँ से बाहर निकालना ही होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उसे बाहर निकालने के लिए आप जैसा अप्रोच नहीं है। क्या आप मदद करेंगे? प्रखर ने एक ही सांस में इतना सब कुछ बोल दिया और बोलकर वो रुक गया। आदित्य के जवाब का इंतजार करने लगा। उसे डर था कि आदित्य उसे सीधे सीधा मना ना कर दे। हालांकि आदित्य के चेहरे पर अब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। फिर उसने कुछ सोचा और कहा, क्या मेरी मदद मांगने के लिए तान्या ने खुद भेजा है तुम्हें? प्रखर ने तुरंत इनकार किया और कहा, नहीं नहीं, मैं खुद की मर्जी से यहाँ पर आया हूँ। उन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आपसे हेल्प लेने के लिए आया हूँ। प्रखर को आदित्य का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि बस वो उनकी मदद नहीं करना चाहता और उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इनकी मदद करने में। उसे डाउट हो रहा था, पर अब भी उसे आदित्य के जवाब का इंतजार था। दूसरी तरफ आदित्य एकदम शांत था, कोई एक्सप्रेशन नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल चुप था। तभी प्रखर को एहसास हुआ कि उसे वहां मदद नहीं मिलने वाली। आदित्य कोई मदद नहीं करेगा। प्रखर के चेहरे पर अचानक से मायूसी छा गई और वो मायूस हो गया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी मदद करने के लिए आदित्य की कोई जिम्मेदारी भी तो नहीं थी। तभी अचानक आदित्य ने उससे पूछा, हो गया तुम्हारा? प्रखर का मुंह तो मानो खुला का खुला ही रह गया। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसका दिल जैसे उसके सीने से बाहर निकलकर नीचे गिरने ही वाला था। तभी आदित्य ने उसे वहां से जाने के लिए कहा। आदित्य ने उसे और कुछ भी नहीं पूछा, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे वो इन सब में पढ़ना ही नहीं चाहता। ऑलरेडी तान्या ने उसे बहुत निराश कर रखा था। ये बात प्रखर बहुत अच्छे से जानता था और उसे लगा कि शायद यही एक रीज़न है जिसकी वजह से आदित्य उसकी मदद नहीं करना चाहता। प्रखर ने जाने से पहले उससे कहा, आई एम रियली सॉरी, मैंने शायद आपको डिस्टर्ब कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। उसे नहीं लग रहा था कि उसकी और भी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर आदित्य को कोई फ़र्क पड़ने वाला था, पर अब उसकी बहन का क्या होगा, ये सवाल अब भी उसके लिए बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब सब उसे ही करना था और सारांश को वो हैकिंग कंपटीशन संभालना था। उसे ये तो नहीं पता था कि उसके वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो वहाँ से चला गया। आदित्य ने स्पर्श को ऑर्डर देते हुए कहा, स्पर्श, लॉयर अभिषेक वर्मा को बात करो, कॉल करो और उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाओ।
चाहे कुछ भी हो जाए, तान्या को वहां से बाहर निकालो, अभी के अभी। आ रही बात समझ में?